दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विक्टोरियन एरा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका टाइटल है द वॉइस। दोस्तों इस पोएम की उन्होंने 1914 में पब्लिश कराया था और इसको लिखा था उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ जिनका डेथ 1912 में हो गया था उनकी याद में, और इनका नाम था एमा गिफोर्ड। दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम पोएम के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके फॉर्म्स, इसकी राइम स्कीम, इसकी सेटिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके थीम्स को। अपने पोएट या अपने ऑथर थॉमस हार्डी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पूरे पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और थॉमस हार्डी से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं आपको थॉमस हार्डी के प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थॉमस हार्डी के बारे में। दोस्तों थॉमस हार्डी जिनका जन्म 2 जून 1840 को स्टिन्सफोर्ड डॉर्सेट इंग्लैंड में हुआ था और इनकी डेथ 11 जनवरी 1928 को जब ये 87 ईयर्स के थे तब डॉर्चेस्टर डॉरेस्ट इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों इनके रेस्टिंग प्लेस के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी हार्ट को स्टिन्सफोर्ड के पेरिश चर्च में दफनाया गया था और पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबे में इनकी और पूरी बॉडी को जलाई गई थी। ये ऑक्यूपेशन से नॉवलिस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं और इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से अपनी पढ़ाई की है। अगर नोटेबल वर्क्स की बात करें तो टेस्ट ऑफ द डियर बिविल्स, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ नेटिव, कलेक्टेड पोएम्स एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं। और इन सभी वर्क्स को आप हमारे प्लेलिस्ट में थॉमस हार्डी के सेक्शन में पा सकते हैं ईजिली, और वो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको ऑथर के बारे में जाननी जरूरी थी। अब अपने पोएम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अपने पोएम की तो जो पोएम है द वॉइस ये पब्लिश की गई थी सटायर्स ऑफ सर्कमस्टेंस नाम के एक पोएटिक कलेक्शन में 1914 में। एमा जिफोर्ड जो कि वाइफ थी थॉमस हार्डी की, इनकी डेथ के बाद थॉमस हार्डी ने बहुत सारे पोएम्स इनसे इंस्पायर होकर के लिखे हैं। तो ये जो पोएम है ये भी इसी पोएम के सीक्वेंस का एक पार्ट है, जिसमें यानी कि इस पोएम में जो स्पीकर हैं जो कि खुद थॉमस हार्डी हैं वो एक वुमेन की वॉइस सुनते हैं जो कि एक बहुत ही हरे भरे घास के मैदान में हवा के सहारे बहता हुआ उनके कानों तक आता है। तो उनको लगता है कि ये जो वॉइस है ये उनकी वाइफ की ही वॉइस है। तो ये कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हम पूरा पोएम में देखेंगे ही। तो ये तो हो गई पोएम के बारे में, क्या है हमको पढ़ना है और क्या जानने वाली चीज़ें थी ये चीज़। अब अगर हम बात करें इस पोएम के फॉर्म की तो फॉर्म में तो ये पोएम क्वाट्रेन में लिखी हुई है इसमें, यानी कि इस पोएम के जो स्टेंजाज हैं वो क्वाट्रेन में लिखे हुए हैं और वो 4 स्टेंजा है। क्वाट्रेन किसको बोलते हैं? 4 लाइन स्टेंजा को हम क्वाट्रेन बोलते हैं। और इसके अल्टरनेटिव राइम स्कीम है ए बी। और हर एक स्टेंजा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ फर्म एंड स्टॉप एंड सिग्नल्स अ शिफ्ट इन डायरेक्शन इन स्पीकर्स थॉट प्रोसेस, यानी कि हर एक स्टेंजा के एंड जो होती है अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ दूसरा स्टेंजा शुरू करता है। यानी कि पहले स्टेंजा में हमारा अलग थॉट प्रोसेस चल रहा है, दूसरे स्टेंजा में कोई दूसरा थॉट प्रोसेस है, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। ठीक है, इस तरह से ये पोएम लिखी हुई है। राइम स्कीम अभी हमने बताया ही कि जो राइम स्कीम है द वॉइस पोएम का ये अल्टरनेटिंग राइम स्कीम है जो कि ए बी फिर सी डी फिर ई एफ फिर जी एच ऐसे करके लिखी हुई है। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो ये जो द पोएम इज सेट ऑन अ लेट ऑटम और अर्ली विंटर डे, यानी कि लेट ऑटम यानी कि पतझड़ का मौसम ख़त्म होने वाला है और ठंडी की शुरुआत है, ऐसे मौसम में सेट की गई है। कुछ जो ब्रिटिशर्स वेदर होते हैं, यानी कि जो ब्रिटिश वेदर, इंग्लिश वेदर होते हैं, इंग्लिश वेदर का मतलब अंग्रेजी कोई वेदर नहीं होता, अंग्रेज जहाँ पर रहते हैं यानी यूरोप के जो वेदर्स होते हैं कुछ उस तरह से यहाँ पर वेदर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो राइटर वो खुद अंग्रेज हैं तो वो वहाँ के ही बारे में लिखेंगे। जैसे कि विंडी वेट एंड लाइकली प्रिटी गोल्ड, जो कि हवा बह रही है वो कैसी है, हवा में एक नमी है और ठंडी ठंडी लग रही है। तो ये तो हो गई इस पूरे पोएम की सेटिंग। अब मेन इंपॉर्टेंट है थीम, और अगर थीम की हम बात करें तो जो थीम है, पहला थीम तो ये हो सकता है ग्रीफ, नॉस्टैल्जिया एंड रिग्रेट।
ग्रीफ यानी दुख, नॉस्टैल्जिया यानी कि कुछ पुरानी यादें, पुराने कुछ बहुत ही जो अच्छी यादें होती हैं उनको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। रिग्रेट फिर से पछतावा। इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ थॉमस हार्डीज फर्स्ट वाइफ, द वॉइस एक्सप्लोर्स द वे दैट ग्रीफ raises feeling of regret, nostalgia, and longings. The speaker grieves not just for a dead woman he once loved, but also for the good times they once shared. यानी कि इस पूरे पोएम में जो द वॉइस पोएम है, ये थॉमस हार्डी के बहुत ही पुराने एक फीलिंग को, एक रिग्रेट को जन्म देती है। जब वो आवाज़ सुनते हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि जो वाइफ है उनकी, जिसकी डेथ हो गई है, तो वही नहीं बल्कि उससे पहले वो जिस तरह से थी, यानी कि उनकी वाइफ के साथ बिताई हुई पुरानी यादें जो कि अच्छी यादें थी उनके साथ में, उन सभी चीज़ों को याद करते हैं और उनको लेकर के वो दुखी होती हैं उनको। अगला जो थीम है द स्ट्रेंजनेस ऑफ डेथ, ये क्या कहता है? द वॉइस कैप्चर्स हाउ हार्ड इट कैन बी टू एक्सेप्ट दैट अ पर्सन हु हैज़ डाइड इज़ नेवर कमिंग बैक। यानी कि ये कितना टफ होता है किसी एक इंसान के लिए कि जब कोई इंसान मर जाता है तो वो कभी वापस नहीं आएगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। द स्पीकर फील्स दैट, स्पीकर ये फील करता है कि ऑन द वन हैंड हिज एक्स पार्टनर हैज़ गॉन फॉर एवर, कि एक तरफ तो उसकी जो एक्स पार्टनर है, उसकी जो पूर्व प्रेमिका है, पूर्व साथी हैं, वो तो हमेशा के लिए जा चुकी है। एट द सेम टाइम, और उसी समय दूसरी तरफ क्या होता है, ही सीम्स टू हियर हर वॉइस कॉलिंग टू हिम एवरीवेयर। उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी वाइफ है जो जा चुकी है, वो उसको हमेशा कहीं ना कहीं, हमेशा हर जगह उसको यही दिखता है कि वो उसको बुला रही है, उसकी आवाज़ सुनता है हमेशा। एंड ही फील्स एज इफ शी माइट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम अगेन एट एनी मोमेंट। और वो ऐसा फील करता है, जो यहाँ पर राइटर ऐसा फील करते हैं कि उसकी आवाज़ आ रही है, मतलब वो भी कभी ना कभी किसी भी समय मेरे सामने प्रकट हो सकती है, खुद आके दिख सकती है हमको। तो ये डेथ का एक बहुत ही अजीब सा लक्षण होता है, एक डेथ की अजीब सी क्वालिटी होती है। यानी कि हर इंसान को पता है कि मृत्यु तो होनी है एक ना एक दिन, और हर इंसान जानता भी है कि ये मृत्यु होगी, लेकिन कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और कोई इंसान जब बहुत प्रेम करता है किसी से, तो वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो यही थीम है हमारे इस पूरे पोएम का। तो ये तो हो गई थीम के बारे में बातें, यानी हमारे पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पूरे पोएम का। तो दोस्तों, पोएम का शुरुआत करते हुए थॉमस हार्डी लिखते हैं, पहली लाइन है, वुमेन मच मिस्ड हाउ यू कॉल टू मी। यानी वुमेन, स्त्री, महिला, मच मिस्ड, मैं बहुत याद कर रहा हूँ तुमको। हाउ यू कॉल टू मी, तुम जैसे मुझे पुकारती हो, कॉल टू मी, मुझे पुकारो। सेइंग दैट, ये कहते हुए, नाउ यू आर नॉट एज यू वर, कि अब तुम वैसी नहीं हो जैसी तुम पहले रहा करती थी। वेन यू हैड चेंज्ड, जब तुम बदल चुकी थी। फ्रॉम द वन हु वॉज ऑल टू मी, जब तुम बदल चुकी थी उस व्यक्ति से जो मेरे लिए सब कुछ थी। बट एज एट फर्स्ट, लेकिन पहले जैसी। वेन आवर डे वॉज फेयर, जब हमारे दिन बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। तो इस पूरे स्टैंजा का क्या मतलब है? यहाँ पर जो पोएट हैं, जो थॉमस हार्डी हैं, वो एक मीडो में टहल रहे हैं। मीडो यानी कि हरे भरे घास के मैदान में टहल रहे हैं। हवा चल रही है धीमे धीमे, और उस हवा से ऐसा लग रहा है उनको कि कोई आवाज़ उनके कानों तक पहुँच रही है। वो उस आवाज़ को सुनते हैं वो, तो उनको लगता है कि उनकी वाइफ उनकी पुकार रही है उनको। वो कहते हैं कि तुम जैसे मुझे पुकारती हो वैसे ही पुकारो। और फिर वो आगे कहते हैं, क्योंकि जब हम थॉमस हार्डी की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रेम था दोनों में, थॉमस हार्डी और एमा जिफर्ड में। लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतता है, इनके लास्ट टाइम में इनके बीच में कुछ अनबन सी हो जाती है। तो वही यहाँ पर ये लिखते हैं कि जैसे तुम पहले मेरे लिए रहा करती थी, तुम मेरे लिए सब कुछ थी, वॉज ऑल टू मी, तुम मेरे लिए सब कुछ थी, जब हमारे दिन बहुत अच्छे थे। हालांकि तुम उस तरह से बाद में नहीं रही, लेकिन फिर भी जैसे तुम उस समय मुझे पुकारा करती थी, जब मुझे बहुत प्यार हुआ करता था तुमसे, तो जैसे उस समय तुम मुझको पुकारती थी, मुझे तुम वैसे ही पुकारो। है ना इंटरेस्टिंग ये लाइन? आगे बढ़ते हैं अगले स्टैंजा पर। यहाँ पर थॉमस हार्डी क्या कहते हैं? कहते हैं, कैन इट बी यू दैट आई हियर, क्या तुम यही हो सकती हो जो मैं सुन रहा हूँ? लेट मी व्यू यू,
मुझे तुमको देखना है, मुझे तुमको देखने दो। कैसे देखना है? देन तब स्टैंडिंग एज वेन आई ड्रीव नियर द टाउन, जैसे तुम खड़ी रहा करती थी जब मैं टाउन यानी कस्बे के पास आता था, कस्बे के निकट पहुंचने वाला होता था। वेयर यू वुड वेट फॉर मी, जहाँ तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। यस, हाँ। एज आई न्यू यू देन, जैसा मैं तुमको जाना करता था उस समय। इवन टू द ओरिजिनल एयर ब्लू गाउन, और जबकि तुमने एक ओरिजिनल यानी कि बहुत ही खूबसूरत सा एयर ब्लू यानी कि आसमानी कलर का गाउन भी पहना हुआ करता था। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं पूरा, कि क्या मैं जो आवाज़ सुन रहा हूँ ये तुम्हारी ही है? तो अगर ये तुम ही हो तो मुझे तुमको देखने दो, उसी तरह देखने दो जैसे बहुत पहले मैं जब भी टाउन के निकट पहुंचने वाला होता था, तुम खड़ी होकर के एक स्काई ब्लू कलर का गाउन पहन करके मेरा इंतज़ार किया करती थी। जैसे तुम मुझको उस समय दिखती थी, तुम मुझ पे ऐसी कृपा करो कि मुझे तुम ऐसी ही दिखो। मुझे तुमको देखना है, मुझे तुमको खुद दिखने दो। यहाँ पर पोएट कितना बेचैन हो रहे हैं अपनी वाइफ की आवाज़ को सुनते हुए, और वो आगे लिखते हैं, और इज़ इट ओनली द ब्रीज, या तो ये तुम हो या फिर ये केवल एक हवा है। इन इट्स लिसलनेस ट्रैवलिंग अक्रॉस द वेट मीड टू मी हियर। इन इट्स लिसलनेस, दोस्तों लिसलनेस का मतलब होता है एमलेस, लक्ष्यहीन। यानी कि या तो ये तुम हो जिसकी मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, या तो ये सिर्फ एक हवा है जो कि लक्ष्यहीन तरीके से बिना किसी एम के बस बहे जा रही है। कहाँ बहे जा रही है? ट्रेवलिंग अक्रॉस द वेट मीड टू मी हियर। इस पूरे भीगे हुए गीले, इस पूरे मीडों में, इस पूरे हरे भरे घास के मैदान में बह रही है, और जो बहते हुए मेरे पास आ रही है, एमलेसली बह रही है। कहीं ये तो नहीं कि ये सिर्फ एक हवा है, केवल मुझे भ्रम हो रहा है। You being ever dissolved to van whistleness, heard no more again far or near। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक एम्प्टी सोल की तरह डिसॉल्व हो गई हो, मिल गई हो जाकर के उस परमात्मा में, और मेरे लिए हर्ड नो मोर अगेन फार और नियर, और अब मैं तुम्हें चाहे दूर हूँ चाहे मैं तुमसे नज़दीक हूँ, मैं तुम्हें कभी सुन नहीं सकता। कितनी प्यारी लाइन है कि पहले तो वो कहते हैं कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि तुम ही हो मैं जिसकी वॉइस सुन रहा हूँ, और अगर तुम ही हो तो मुझे तुम दिखो जैसे तुम मेरा इंतज़ार किया करती थी गाउन पहन करके। और अगर ये तुम नहीं हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक हवा है जो एमलेसली बस बहे जा रही है और मुझ तक पहुँच रही है, तो मुझे बस ऐसा लग रहा हो, और तुम उस परमात्मा में जाकर के हमेशा के लिए विलीन हो गई हो, और मैं अब तुमको चाहे तुम्हारे नज़दीक हूँ या दूर हूँ मैं तुमको कभी सुन नहीं सकता। कितनी प्यारी लाइन है। आगे लिखते हैं, दस आई फैल्टरिंग फॉरवर्ड, दस आई, और इस प्रकार से मैं फैल्टरिंग फॉरवर्ड, मैं लड़खड़ाता हुआ, फैल्टरिंग मतलब लड़खड़ाना, यानी कि लड़खड़ा करके विश्वास खो, फैल्टरिंग मतलब दो मीनिंग्स होते हैं, लड़खड़ाना और विश्वास खो देना, तो दोनों यहाँ पर लगती हैं। और मैं विश्वास खो करके इस चीज़ से मैं लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। कहाँ आगे बढ़ रहा हूँ? लीव्स अराउंड मी फॉलिंग, मेरे आसपास पत्तियां गिर रही हैं। विंड ओजिंग थिन थ्रो द थॉर्न फ्रॉम नॉर्थवर्ड, और पूरब की ओर से जो हवाएं हैं वो झाड़ियों से होती हुई मेरे तक पहुंच रही हैं, ऊजिंग, ऊज करते हुए पहुंच रही हैं मुझ तक। एंड द वुमेन कॉलिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो वुमेन है, मेरी जो स्त्री है, मेरी जो वाइफ है, वो मुझे पुकार रही है। कितनी खूबसूरत लाइन्स थी इस पोएम की। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। और यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की पोएम। पोएम अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको इसको सुनना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।